हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम लेकर के आए हैं एग्जाम एंटीबायोटिक का नेक्स्ट सेशन। और इस नेक्स्ट सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस 22 को करवाने जा रहे हैं। 22, 23 ये सब वो करवाएंगे। कहते हैं कि 22 क्वेश्चन है एग्जाम एंटीबायोटिक से कि बाह्य प्रजनन यानी आउट ब्रीडिंग क्या है, इसके प्रकार को लिखें। तो बाह्य प्रजनन क्या हुआ? प्रजनन जो असंबंधित यानी अनरिलेटेड ब्रीड यानी अनरिलेटेड एनिमल। कहते हैं कि वह प्रजनन जो असंबंधित जंतुओं के बीच होता है यानी अनरिलेटेड एनिमल के बीच होता है, उसको बोलते हैं बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग, एक होता है अंतरजातीय प्रसंकरण। तो आउट क्रॉसिंग क्या है कि वह बाह्य प्रजनन जो समान नस्ल के बीच होता है लेकिन इसका कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। इसका कॉमन एंसेस्टर यानी कॉमन पूर्वज इसका नहीं होता है, उसे आउट क्रॉसिंग कहलाता है। यानी वह बाह्य प्रजनन जो समान नस्ल के बीच हो, समान नस्ल के बीच होता है यानी इसमें कॉमन ब्रीड होते हैं, सेम ब्रीड होते हैं, लेकिन इसका पूर्वज समान नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग। अगर पूर्वज समान होगा तो इनब्रीडिंग हो जाएगा ना। चलिए, कहते हैं यह बेस्ट ब्रीदिंग मेथड है। इसको कहा जाता है सबसे प्रमुख प्रजनन विधि माना जाता है। दूसरा, यह क्या करता है? अंतः प्रजनन तनाव को यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करता है। इसे 4 से 6 पीढ़ी तक कर सकते हैं। इसको कितना तक कर सकते हैं? 4 से 6 पीढ़ी तक कर सकते हैं, यानी कि 4 to 6 जनरेशन तक इसको कर सकते हैं। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। वह प्रजनन जो विभिन्न नस्ल के बीच होता है, यानी कि जो क्या करता है? विभिन्न नस्ल के बीच होता है। जैसे कि एक सुपीरियर मेल होगा एक नस्ल का, दूसरे नस्ल में एक सुपीरियर फीमेल होगा, तो कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। आप क्रॉस ब्रीडिंग से जितने भी जंतु बनाते हैं उसका इस्तेमाल व्यापारिक स्तर पर कॉमर्शियलाइजेशन रूप से होता है, यानी कॉमर्शियल ट्रेड पर किया जाता है, कॉमर्शियल स्केल पर किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हमने क्रॉस ब्रीडिंग करके हिसारडेल बनाया। हिसारडेल क्या है? पंजाब का एक नया नस्ल है। किसका? भेड़ का। पंजाब में एक नया नस्ल है भेड़ का जो बना, जिसका नाम है हिसारडेल। हिसारडेल पंजाब में एक नया नस्ल है। किसका? भेड़ का। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है भेड़ का। यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हम घेर के इस तरह से पूछेगा। तो कहते हैं हिसारडेल का, हिसारडेल क्या पंजाब में रहता है, जो एक भेड़ का नया प्रजाति है। इसको कैसे बनाया गया? तो बीकानेरी एबिस जो फीमेल है और इसको मेरिनो रेम्स जो मेल है। तो ये मेल हो गया सुपीरियर मेल और ये क्या हो गया? सुपीरियर फीमेल। ये दोनों ही अधिक ताकतवर और अधिक ही ज्यादा यानी कि बहुत ही ज्यादा सुपर पावर वाला होता है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा के जब देखा गया तो एक नया एनिमल आया जिसका नाम है हिसारडेल। ओके, चलिए अगला अंतरजातीय प्रसंकरण। वह बाह्य प्रजनन जिसमें नर तथा मादा का नस्ल विभिन्न जाति का होता है, यानी इसमें नर मादा दोनों विभिन्न जाति का होगा। जैसे ये डंकी का अलग जाति का और ये घोड़ा, घोड़ा डंकी कभी एक होता नहीं ना, तो ये अलग जाति का, ये अलग जाति का। तो फीमेल है यहाँ पर हॉर्स और डंकी है आपका खच्चर यानी मेल हो गया। डंकी क्या हो गया? ये मेल। तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स इन दोनों को मिला के जब बनाए तो ये हमारा क्या बना? मूल। अब मूल क्या होगा? स्टेराइल, ये बांझ होगा। ये क्या होगा? बांझ, ये संतान पैदा नहीं कर सकता। ओके, चलिए अब कहते हैं कि कुछ टेक्निक है कि पर प्रजनन प्रयोग का नियंत्रण, कंट्रोल क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो क्रॉस ब्रीडिंग होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रयोग किए गए हैं। और ये प्रयोग 2 टेक्निक पर आधारित है, एक एआई और एक एमओईटी। एआई क्या होता है कि जब वीर को यानी जब सीमेन को कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं? मादा के भेजना मतलब योनि में प्रवेश कराते हैं, तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं? एआई। एआई नॉर्मली क्या करता है? नॉर्मल मेटिंग की समस्या जो होती है, यानी कि एक ही पेरेंट से बार बार मेटिंग करवाना संभव करवाने से जो समस्या उत्पन्न होती है उसको ये दूर करता है, क्योंकि एआई करवाने पर सीमेन दूसरे का होता है और योनि भी दूसरे का होता है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे के रिलेटिव में नहीं होते। तो आराम से यहाँ पर क्या होगा कि मेटिंग की समस्या दूर हो जाएगी। अब कहते हैं एमओईटी क्या है? तो एमओईटी क्या? मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, यानी कि बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण तकनीक, यानी कि ये एक ऐसी तकनीक है जिससे अंडोत्सर्ग को बढ़ाया जाता है। शॉर्टकट में बोलेंगे कि अंडोत्सर्ग को बढ़ाने की तकनीक कहलाती है एमओईटी। तो अंडोत्सर्ग को कौन बढ़ाता है? चैप्टर 3 में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाए थे
ह्यूमन में, तो वहां पर देखिएगा बताए होंगे कि एफएसएच हार्मोन क्या करता है, फॉलिकुलर अवस्था यानी फॉलिकुलर अवस्था को एक्टिवेट करता है। तो कहते हैं जितने भी कैटल्स होते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, इन सभी के जो ओवरी होते हैं, उस ओवरी में जो साइकिल होता है, अष्टरस साइकिल जो चलता है, आतर्म चक्र जो चलता है, जिसको हीट साइकिल कहते हैं, जो चलता है, तो उस चक्र के दौरान फॉलिकुलर फॉलिकुलर स्थिति को पूरा तेज कर दिया जाता है। आप फॉलिकुलर स्थिति को जब तेज करेंगे, कैसे तेज करेंगे, तो बाहर से एक सुई के द्वारा क्या क्या डालेंगे, एफएसएच हार्मोन, जिससे फॉलिकुलर अवस्था अंडाशय में उसका तेज हो जाएगा। और तेज होने के बाद वो पर साइकिल यानी एक साइकिल में जो एगो अंडाणु दे एक साइकिल में एक अंडाणु देता था, एक अंडा देता था, तो अब वो पर साइकिल कितना देगा, 6 से 8 एग देगा। तो ये तीव्रता बढ़ी कि नहीं बढ़ी है, ऐसा किसमें देखा गया है, काव में ज्यादा एक्टिव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 से एग्जाम एंटीबायोटिक से कि फूड वेब क्या है, आहार जाल या खाद्य जाल क्या है। तो आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तर के बीच इंटरलॉकिंग यानी कि जितने भी आहार श्रृंखला होंगे उसके विभिन्न पोषी स्तर मतलब T1 T2 T3 T4 बताए थे, उन सभी के बीच में अगर इंटरलॉकिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल। तो ये बहुदिशीय होता है। आप सुने होंगे कि ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है और आहार श्रृंखला भी एक दिशीय होता है, लेकिन ये जब भी होगा तो मल्टी डायरेक्शनल यानी कि बहुदिशीय होता है, एक दिशा में ये नहीं होगा। एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे कि ये बहुदिशीय कैसे है। कहते हैं कि जटिल आहार जाल अगर रहेगा तो ये अस्थाई होगा या तो फिर ये स्थिर या स्टेबल होगा। जैसे जंगल पारी तंत्र में देखिएगा कि आहार जाल जो बनता है वो स्थिर रहता है, वो क्या करता है, स्टेबल होता है। अब कहते हैं जो सरल आहार श्रृंखला, जैसे तालाब में, तालाब पौंड हो गया, सरल आहार श्रृंखला वहां बनेगा, मैदान में सिंपल आहार श्रृंखला बनेगा, तो वहां पर उसका जो आहार जाल होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के रूप में हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, काफी इजी, कि एक पौधा है, पौधे को क्या बोलते हैं, T1 यानी प्रथम पोषी स्तर। तो पौधे को क्या कर रहा है कि कीट भी खा रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पौधे को मोर भी खा रहा है, चूहा भी खा रहा है, उसके बाद हिरन भी खा रहा, उसके बाद खरगोश भी खा रहा और इसको बकरी भी खा रहा। तो कहते हैं कि पौधे को जो खा रहा पहले उसका नाम है T2, उसको कहते हैं T2 यानी द्वितीय पोषी स्तर। अब कहते हैं कि इसको खा रहा है मोर, है ना, कीट को खा रहा है मेढक, और चूहा को खा रहा है, चूहा को यहाँ पर कीट को क्या कर रहा है, मेढक खा रहा है, और कीट को सांप भी खाता है। उसके बाद यहाँ पर चूहा क्या करता है, चूहा को ईगल खाता है, और सांप को भी क्या करता है, ईगल खाता है। ठीक है, फिर हिरन ईगल खाता है, उसके बाद सांप को फिर क्या करता है, मोर खा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कहते हैं हिरन को क्या करता है, शेर खा रहा है, खरगोश को लोमड़ी खाता है, सियार खाता है, लकड़बग्गा खाता है, फिर इन सब को खा जाता है शेर। उसके बाद बकरी को क्या करता है, शेर खाता है। तो यहाँ पर ये T2 हुआ, ये लाइन का ये कैटेगरी को बोलेंगे T2, और इस कैटेगरी में जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, T4, और यहाँ पर मोर और शेर आपका क्या हो गया, T4 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो सिंपल तरीके से इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका एग्जाम एंटीबायोटिक से, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में ही है, बायोपिरेसी यानी जैव डकैती, अब बायोपाइटेट यानी जैव एकाधिकार क्या है। चलिए ठीक, इसको डील करते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा, इसी में है बायोपिरेसी, बायोपिरेसी जिसको कहते हैं जैव डकैती। कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतरराष्ट्रीय कंपनी, अंतरराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतरराष्ट्रीय कंपनी या गैर सरकारी संगठन के द्वारा प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल बिना सरकार के अनुमति के करना, बिना सरकार की अनुमति के किया जाता है,
किया जाता है। कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या गैर सरकारी संगठन के द्वारा प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल बिना सरकार के अनुमति के किया जाता है, बिना सरकार की अनुमति के किया जाता है, तो इसे जैव डकैती कहते हैं, डकैती कहते हैं। ओके, चलिए दूसरा है बायो पेटेंट, जिसको बोलते हैं जैव एकाधिकार। कहते हैं कि वह अधिकार जो केवल आविष्कारकों को आविष्कार के लिए दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जैव एकाधिकार कहा जाता है। यानी कि किसी भी, यानी अगर ये क्या आविष्कार वैज्ञानिकों को आविष्कार करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो अधिकार दी जाती है सरकार की तरफ से, उसको क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट कहते हैं। ये कहते हैं कि ये दोनों ही जीईसी के तहत कार्य करता है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसको कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसको कहा जाता है। तो ये मसाला लगाने के लिए इस पॉइंट को लिखना है। अगर ये पूछेगा तो इसमें भी एक पॉइंट जोड़ना है, इसमें पूछेगा तो इसमें भी जोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो है कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को जब इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे सारे सवाल को। कहते हैं कि उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24 है माइक्रो इंजेक्शन। कहते हैं कि जंतु कोशिका में जीन का स्थानांतरण एक विशिष्ट सुई से की जाती है जिसे माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए ये आपका जो है कि एग सेल है, यानी कि ओवम है। तो इसमें क्या किया जाता है, जिससे दिया जाता है, जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम लोग माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। और इसको इस तरह से पकड़ा जाता है, ये माइक्रो पिपेट होते हैं, जिससे इसको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। तो पकड़ करके इसको दिया जाता है। तो इसमें जीन है, तो इस जीन को किस में डालना है, ओवम में। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन का। परीक्षा पूछेगा माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल किस में होता है ऑब्जेक्टिव में, तो जंतु कोशिका में, और किसी में नहीं। इसी में एक क्वेश्चन और है बायोलिस्टिक या इसी को बोलते हैं जीन गन, यानी वैसा बंदूक जिसके द्वारा जीन प्रवाहित किया जाता है, किसमें, प्लांट सेल में। तो हम लिखेंगे जीन का स्थानांतरण पादप कोशिका में जिस उपकरण से किया जाता है उसे जीन गन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जीन गन कहते हैं। हो गया। तो जिस उपकरण से हम पादप कोशिका में क्या करते हैं कि जीन का स्थानांतरण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी गन को क्या बोलते हैं, जीन गन बोलते हैं या बायोलिस्टिक गन बोलते हैं। कहते हैं कि बायोलिस्टिक में टंगस्टन एवं गोल्ड की परत होती है। क्यों? क्योंकि जब पौधे में क्या करेगा, जीन को ट्रांसफर करेगा ना, तो टंगस्टन और गोल्ड का अगर मान लीजिए प्लेट लगल रहेगा, कोटेड रहेगा, आवरण रहेगा, तो तेजी से उस पौधा के अंदर जाएगा, उस पौधे कोशिका में तेजी से झट से नहीं जाएगा।
तो स्पीड के लिए क्या किया जाता है, टंगस्टन जीन को स्थानांतरण पादप कोशिका में तेजी से करने के लिए टंगस्टन और गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल क्या है आपका माइक्रो इंजेक्शन, छोटी सी सुई है जो अंडाणु की कोशिका में आप क्या कर सकते हैं, शुक्राणु यानी किसी जीन को डाल सकते। ठीक है, चलो इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एग्जाम एंटीबायोटिक का सेशन चल रहा है और एग्जाम एंटीबायोटिक के सेशन में आपका जो है 24 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, फिर ये तीसरा क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं कि यह सेपरेशन एवं फिल्ट्रेशन तकनीक है। बस एक लाइन में लिखेगा, 2 नंबर आपका यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक इस सेशन में करवाएं, फिर 20 और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन उसको करवाने के बाद कल आपका यानी कि नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है कल तक आपका जो है कि सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम एंटीबायोटिक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद 26 तारीख को ऑब्जेक्टिव जो होगा लाइव सेशन चलेगा उसका 6 PM टू 8 PM। ओके, 26 तारीख से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को जल्दी से जल्दी और हर एक चीज़ों को ध्यान से जरा देखिएगा। 7 दिन बचा हुआ, एक एक करके रिपीट कर करके पॉज कर करके देखते जाइएगा सारे लेक्चर्स को। थैंक यू।